जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है नालायक औलाद। आज आनंद जी की बहू ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी थी। गौतम, मैं तुम्हारे माँ बाबू जी से परेशान हो गई हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें झेलते झेलते मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब बस, अब और नहीं। तुम इन्हें या तो वृद्धाश्रम भेजो या मैं अपने मायके चली जाती हूँ। गौतम की पत्नी अवनी अपने पति पर सास ससुर को लेकर भड़क रही थी, तो गौतम ने कहा, मेरी धर्म पत्नी, मेरी जाने बहार, तुम तो जानती ही हो मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात करती हो तो मेरा दिल बैठ जाता है। तुम ही नहीं, मैं खुद भी माँ बाबूजी से परेशान हो चुका हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि एक ही पल में इन्हें यहाँ से निकाल दूं, लेकिन क्या करूं? इतनी आसानी से ये बुढ़ा वृद्धाश्रम जाने वाला भी तो नहीं है। इनके लिए कोई तिकड़म लगाना होगा। मुझे नहीं मालूम गौतम, तुम क्या करोगे और क्या तिकड़म लगाओगे। मुझे बस इनसे छुटकारा चाहिए। ओके ओके, अब तुम गुस्सा थूक भी दो। बेटा गौतम, ओ बेटा गौतम। गौतम के बाबूजी आनंद जी ने आवाज लगाई तो गौतम तिलमिला उठा। देखो, यह है इनका ड्रामा। अपनी पत्नी से दो बातें भी नहीं करने देते ये लोग। तभी तो मैं कहती हूँ इनका जल्दी से जल्दी कोई बंदोबस्त करो। और तुम हो कि देर पर देर किए जा रहे हो। बाबूजी ने फिर से आवाज लगाई। गौतम बेटा, आया। गुस्से में कहता हुआ गौतम बाबूजी के कमरे में गया। क्या दिक्कत है तुम लोगों को? जब देखो गौतम गौतम लगाए रखते हो। क्या कहना है बेटा? तू कैसी बात कर रहा है अपने बाबूजी से? गौतम की माँ जानकी जी ने कहा तो गौतम बोला, माँ और क्या करूं? तुम दोनों को बस यही काम है। तब तक उनकी बात काटते हुए आनंद जी ने कहा, बेटा आज तेरी छुट्टी है तो तू ऐसा कर, हम दोनों को डॉक्टर के पास ले चल। तेरी माँ की आंखों में तकलीफ है, अपनी माँ की आंखों को दिखा देना और मेरा चेकअप भी करवा देना। इतना सुनते ही गौतम और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी आप लोग अपनी टांग अड़ा देते हैं। अपना अपना काम करने के लिए मुझे कहने लगते हैं। और पैसे कौन सा मेरे दादाजी आकर दे रहे हैं जो तुम लोग इतने खर्चे बता रहे हो? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और ना ही इतना फालतू टाइम है। बेटा तू इतना ज्यादा भड़क क्यों रहा है? ऐसा तो कोई भारी काम नहीं बता दिया हमने तुझे। अभी हमारे पैरों में इतनी ताकत है, इतना दम है, हम खुद जा सकते हैं और ना ही हमें तेरे पैसे की जरूरत है। तू जा, आराम फरमा। अपने बाबूजी की बात सुनकर गौतम पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। आनंद जी के बैंक में जमा थोड़े बहुत रकम से वह अपने और अपनी पत्नी जानकी जी के खर्च पूरा किया करते थे और वो अपनी पत्नी को तैयार होने के लिए कह देते हैं। अब वो दोनों जान तैयार होकर डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। उनके घर से निकलने के बाद अवनी फिर से गौतम से बोलने लगती है, यह हमें चैन से जीने नहीं देंगे गौतम। तुम जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ अवनी, मैं जल्दी ही कुछ ना कोई बंदोबस्त करता हूँ, बस कुछ सोचने दो मुझे। और तुम जाओ, मेरे लिए एक बढ़िया सी कॉफी बना लाओ। ठीक है, लाती हूँ। अवनी कॉफी बनाने के लिए चली जाती है और गौतम अपना सातिर दिमाग लगाने में लग जाता है। ऐसा क्या किया जाए जो इन बुड्ढों से पीछा छूट जाए। वह बहुत देर तक सोचता रहता है। इतने में अवनी भी कॉफी बनाकर ले आई। अवनी, तुम भी कोई सुझाव दो ना, क्या करूं और क्या ना करूं। मेरा तो सुझाव सपाट है, दोनों को नींद की गोलियां देकर मार डालते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते। सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। और है तो वो मेरे माँ बाप ही। यार कैसे जान ले सकता हूँ मैं उनकी? तो फिर खुद ही दिमाग लगाओ, अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी आनंद जी और जानकी जी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर और चेकअप कराकर वापस घर आ जाते हैं। उन दोनों को डॉक्टर ने कहा था 4 दिन बाद फिर से वापस चेकअप कराने के लिए आना है। अब यही बात दोनों बुढ़े बुढ़िया आपस में कर रहे थे और उनकी बातें चोरी छुपके गौतम सुन रहा था और अपना खुरापाती दिमाग लगा रहा था कि कहीं कोई सुझाव मिल जाए। तो उनकी बातें सुनकर उसे एक सुझाव आया।
वह दबे पांव वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गया और अपनी पत्नी को पकड़कर इधर उधर घुमाने लगा। बोला, अवनी अवनी, जिस चीज का हमें इंतजार था वह मिल गया मुझे। अरे मेरी जान, तरीका मिल गया इन बुढ़े बुढ़ियों को रास्ते से हटाने का। अरे जी, क्या बात कर रहे हैं, तरीका मिल गया? हाँ अवनी, हाँ, मुझे आइडिया मिल गया किस तरह इन बुढ़े माँ बाप से पीछा छुड़ाया जाए। यह सुनकर अवनी की आंखों में चमक आ जाती है और वह बोल उठी, क्या बात कर रहे हो आप? क्या आइडिया है, मुझे भी तो बताओ। गौतम ने अवनी के कानों में कहा तो अवनी बड़ी ही खुश हो गई। बस अवनी, अब तुम माँ बाप को बोतल में उतार लो और मैं भी आदर्शवादी बेटा बन जाता हूँ, फिर देखना तुम कमाल। ठीक है जी, आज से ही हमारा मिशन शुरू। दोनों ने हाथ मिलाया और अपने काम में लग गए। बाबूजी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, गर्मा गर्म दूध है, ले लीजिए। अवनी ने अपने सास ससुर को बड़े प्यार से दूध देते हुए कहा तो दोनों अवनी को अपनी बूढ़ी आंखों से आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं, क्योंकि अवनी दूध तो क्या, एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती थी। माँ बाबूजी, आप क्या सोच रहे हैं, लीजिए ना, मैं कितने प्यार से दूध लाई हूँ, पी लीजिए। तो फिर दोनों उसके हाथ से दूध लिया और पीने लगे। अवनी दूध खत्म होने का इंतजार करने लगी। दूध खत्म हो जाने के बाद गिलास को एक तरफ रखकर माँ जी के पैर दबाने लगती है। इतने में गौतम भी कमरे से आ जाता है और बाबूजी के पैर दबाने लगता है। आनंद जी और जानकी जी बड़े ही आश्चर्यचकित होकर दोनों को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अवनी और गौतम ने थोड़ी देर पैर दबाए, फिर माँ बाबूजी को सुलाकर चले गए और अपने कमरे में आकर बोले, बाप रे बाप, मैं तो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही थी। कोई नहीं अवनी, 3 दिनों की बात है, फिर तो चांदनी ही रात है। दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन गौतम ऑफिस से आते हुए माँ के लिए नई साड़ी और बाबूजी के लिए नई धोती लेकर आता है और आते ही सीधे उनके कमरे में जाकर उन्हें सीधे दिखाते हुए बोलता है, लीजिए बाबूजी, मैं आपके लिए नए कपड़े लाया हूँ। जानकी जी और आनंद जी बड़े खुश हो जाते हैं। फिर गौतम थोड़ी देर दोनों के पास बैठकर अपने कमरे में चला जाता है। यह बूढ़े तो जाते जाते भी खर्चा करा कर जाएंगे। अवनी मुंह बनाते हुए कहती है, कोई नहीं डार्लिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। गौतम ने सोफे पर बैठते हुए अपनी पत्नी अवनी से कहा। अवनी जानती थी कि आनंद जी को बादाम का हलवा और बादाम का दूध बहुत पसंद है। उसने बादाम का हलवा बनाकर और हलवा लेकर बाबूजी माँ जी के कमरे में चहकते हुए गई। बाबूजी, मुझे पता था आपको बादाम का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। बहू, तुम्हें कैसे पता चला? जानकी जी ने बहू से पूछा। अरे क्या माँ जी, आप भी, जब बाप बच्चे के बिना बोले उसके मन की सारी बात समझ लेते हैं और सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, उसी तरह बच्चे भी माँ बाप के मन की बातें पढ़ लेते हैं। बस मुझे आभास हुआ और मैंने बाबूजी के लिए हलवा बना दिया। बहू की बात सुनकर आनंद जी बहुत खुश हुए और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे कि भगवान ने उनके बच्चों को सद्बुद्धि दे दी। गौतम आनंद जी और जानकी का एक लौता बेटा था। आनंद जी प्राइवेट जॉब किया करते थे, इससे उनके घर का खर्च पूरा हो जाया करता था। और जानकी जी बहुत ही समझदार महिला थी। उनका घर बहुत ही छोटा था। अपने पति की कमाई से पाई पाई जोड़कर उन्होंने जमीन भी खरीद ली थी, जिस पर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना खड़ा किया था। गौतम बहुत छोटा था। आनंद जी के पास ज्यादा आमदनी तो नहीं थी, लेकिन गौतम की पढ़ाई में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी थी। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और उसकी बिजली विभाग में नौकरी लग गई। फिर उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों ने अवनी का सुझाव दिया तो अवनी गौतम और उसके दोनों माता पिता को पसंद आ गई। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि मासूम से दिखने वाली अवनी इतनी क्रूर होगी। वह बात बात पर सास ससुर को ताने मारती और जरा सी रोक टोक पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। आनंद जी थोड़े गुस्से स्वभाव वाले व्यक्ति थे, परंतु जानकी जी उतनी ही ठंडी मिजाज वाली महिला थी।
वह हमेशा अपने पति के गुस्से को शांत कर दिया करती थी। आनंद जी को अवनी पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उनकी पत्नी जानकी जी उन्हें बड़े प्यार से हैंडल करती, उन्हें बड़े प्यार से समझाती। गौतम शादी से पहले अपने माता पिता की खूब सेवा किया करता था, उनकी बातें मानता था, लेकिन शादी हो जाने के बाद वह अवनी के रंग में रंग गया था। अवनी ने अपनी मीठी मीठी बातों से गौतम को अपनी तरफ कर लिया था, उसे अपने जाल में फंसा लिया था, जिससे कि गौतम हमेशा अवनी के गुणगान गाया करता था, हमेशा अवनी अवनी के नाम की रट लगाए रखता था। अवनी की बातों में आकर गौतम अपने माता पिता पर हमेशा ही भड़कता रहता था, उन्हें डांटता रहता था। और गौतम रिश्वतखोर व्यक्ति भी था। बिजली विभाग में होने का लाभ उठाना उसे अच्छे से आता था। जिस किसी के घर में वह एसी जैसे आधुनिक उपकरण देख लेता, बस कोई ना कोई बहाना बनाकर वह उन लोगों को परेशान करके उनको अपने पद का रौब दिखाकर बिना वजह जुर्माना वसूलने पहुंच जाता था। तो उसके बाबूजी हमेशा उससे बोलते थे, बेटा रिश्वत लेना पाप है, तुम रिश्वत मत लिया करो, जितनी चादर है उतने ही पैर पसार लिया करो। लेकिन गौतम अपने बाबूजी की बातों का विरोध करता, उनसे लड़ने लगता और कहता, मेरी खुशियों को देखकर आपको जलन होती है, आप नहीं चाहते कि मैं अच्छा जीवन अपनी पत्नी के साथ जीऊं, हमेशा खुश रहूं। आप हमेशा मेरी खुशियों के आड़े आ जाते हैं, आप बार बार मुझे रिश्वत को लेकर सुनाते रहते हैं, आपको क्या दिक्कत है, मैं कुछ भी करूं? गौतम के कटु वचन सुनकर आनंद जी गुस्सा हो जाते हैं और एक थप्पड़ खींचकर गौतम के गाल पर जड़ देते हैं। इस बात को लेकर गौतम अपने माता पिता से काफी परेशान हो चुका था, ऊपर से अपनी आग में घी डालने का काम किया करती थी। अब आनंद जी और जानकी जी की चुप्पी साधे हुए थे, क्या भी सकते थे, लेकिन फिर भी माता पिता होने के नाते उनसे नहीं रहा जाता था बिना बोले। अपने बेटे की हरकतों को देखकर उन्हें टोक भी दिया करते थे। यह बात गौतम और अवनी को बहुत खलती थी, जिससे परेशान होकर वे अपने माता पिता को घर से बाहर निकालना चाहते थे। गौतम अब अपने माँ और बाबूजी की डॉक्टर की अगली विजिट का इंतजार करने लगता है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें फिर से 4 दिन के बाद आने के लिए कहा था। जैसे ही 3 दिन बीते, गौतम रात में अपनी अगली पारी खेलने के लिए माँ बाबूजी के कमरे में गया और बोला, बाबूजी उस दिन ऑफिस के काम की वजह से मैं टेंशन में था, ना जाने टेंशन में मैंने आपको अनाप शनाप कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, बोलकर आनंद जी ने उसे माफ कर दिया। फिर गौतम ने पूछा, बाबूजी आपको और माँ को डॉक्टर के पास वापस कब जाना है? बेटा कल ही बुलाया है डॉक्टर ने, जानकी जी ने अपने बेटे को जवाब दिया। गौतम माँ के हाथ पर अपना हाथ रख कर बोला, माँ आपको और बाबूजी को कल मैं खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले आपको भगवान जी के दर्शन कराना चाहता हूँ, आप लोगों को मंदिर ले जाना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि पास में ही एक अच्छा मंदिर बना है, पहले हम लोग घूमने चलेंगे, फिर वापस आते वक्त डॉक्टर को दिखा देंगे, या फिर पहले डॉक्टर को दिखा देंगे फिर बाद में दर्शन करने चलेंगे। माँ बाबूजी यह सोचकर बड़े ही खुश हो गए। चलो भगवान की दया से बेटे और बहू को अकल आ गई। अगले ही दिन गाड़ी में बैठकर सब लोग निकल गए, जिससे कि माँ बाबूजी को शक न हो। गौतम पहले उनको डॉक्टर के पास ले गया और दवाई दिलवाई। दवाई दिलाने के बाद गाड़ी को हाईवे की तरफ मोड़ लेता है। वह लोग काफी दूर निकल गए थे। अवनी को, जो सारे प्लान में अपने पति का साथ दे रही थी, नाटक करते हुए बोली, जी काफी देर हो गई है, अब तक पहुंचे क्यों नहीं है हम लोग मंदिर? जानकी जी और आनंद जी भी बार बार गौतम से पूछे जा रहे थे। गौतम बोला, लगता है गलती से हम हाईवे पर आ गए हैं। तभी गाड़ी धड़ धड़ की आवाज करके रुक जाती है, जो कि उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। गौतम परेशान होने का दिखावा करने लगता है और वो अपने माँ बाप को दिखाता है कि गाड़ी खराब होने से वह कितना परेशान हो गया है। वह नीचे उतरकर बोनट को खोलकर चेक करने लगता है और नाटक करने लगता है। फिर जोर से बोनट को पटकता है। फिर अवनी
और अपने माँ बाबूजी से कहता है, गाड़ी खराब हो गई है लगता है, मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। मैं आसपास देख कर आता हूँ, आप लोग यहीं रुको। यह कहकर गौतम जाने लगता है। तभी जानकी जी कहती है, बेटा रास्ता बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, आराम से देख कर जाना। ठीक है माँ, बोलकर गौतम वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद इधर उधर से घूम घाम कर वापस चला आता है। आने के बाद नौटंकी करता हुआ बोलता है, माँ बाबूजी, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिख रहा। अब क्या होगा जी, रात भी बहुत होने को आई है। अवनी डरते हुए पूछती है, देखता हूँ थोड़ा बहुत साथ दे दे ये खटारा गाड़ी तो हम जाकर मैकेनिक तक पहुँच सके। मैकेनिक तक पहुंचकर गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। फिर वे अपने माता पिता से कहता है, बाबूजी आप लोग हमारा यही इंतजार करिए, हम गाड़ी को किसी तरह खींचकर ठीक करवा कर आते हैं। जानकी जी और आनंद जी बहुत डर गए थे और कहने लगे, बेटा यह रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है, बहुत ही सुनसान है, इधर आसपास घना जंगल भी है, तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी ही वापस आना। जी बाबूजी, हमें जल्दी ही वापस आऊंगा। इतना कहकर गौतम और अपनी गाड़ी को जबरदस्ती धकेलने का नाटक करते हुए अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसी सुनसान हाईवे पर अकेले छोड़कर चले गए। अवनी चहकती हुई कहती है, चलो आखिर पीछा छूटा इन दोनों बुढ़े बुढ़िया से, अब जाकर मुझे सुकून मिला है। गौतम अवनी के गाल को खींचते हुए कहता है, डार्लिंग अब तो खुश हो ना तुम? हाँ जी, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। इधर जानकी जी और आनंद जी को सुनसान हाईवे पर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो जाती है, लेकिन गौतम कहाँ आने वाला था। काफी देर से दोनों माँ बाबूजी परेशान थे। अब रात भी काफी हो चली थी। एक तो भूख प्यास के मारे उनकी जान निकली जा रही थी, ऊपर से सुनसान रात, करे तो करे क्या। दोनों घबराए हुए माँ बाबूजी वहीं एक जगह पत्थर पर बैठ जाते हैं। तभी वहां से एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गुजरती है, जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर चालू पांडे थे। ऐसी अंधेरी रात में इस सुनसान हाईवे पर बूढ़े दंपति को देखते हुए गाड़ी को रोक लेते हैं और उतरकर उनके पास जाते हैं और कहते हैं, चाचा जी आप लोग रात में इस सुनसान हाईवे पर अकेले क्या कर रहे हैं? जानकी जी और आनंद जी पांडे जी को सारी बात विस्तार से सुनाते हैं। उनकी बात सुनकर पांडे जी को बड़ी हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। वह दोनों को अपनी जीप में बिठाकर अपने घर ले आए। उधर अवनी अपने पति गौतम से पूछती है, कहीं ऐसा ना हो जी कि दोनों बुढ़े बुढ़िया किसी से लिफ्ट लेकर घर पहुंच जाए। अरे अवनी नहीं, तुम्हें पता है ना कितना घना जंगल है, या तो उन्हें कोई जंगली जानवर खा जाएगा या चोर उचक के उन्हें लूट कर मार देंगे, या वो लोग भूख प्यास के मारे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। गौतम अवनी को समझाते हुए बोलता है। उधर जानकी जी और आनंद जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सगा बेटा उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पांडे जी ने उनको चुप कराया, तसल्ली दी और खाना खिलाया। फिर अपना परिचय देते हुए बोले, चाचा जी मैं सीनियर ऑफिसर हूँ, कुछ महीने पहले ही मेरा तबादला हुआ है, मेरी फैमिली पुणे में रहती है। फिर वह बोले, चाचा जी आप लोग मेरे क्वार्टर में आराम से रहिए और आप दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी संतान के साथ रहने से अच्छा है आप यहाँ मेरे क्वार्टर में मेरे साथ रहें, जब तक चाहे आराम से रहें। ऐसे नालायक बेटे बहू का कोई भरोसा नहीं है। जानकी जी और आनंद जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, परंतु आनंद जी अपनी पत्नी के लिए खुद को संभालते हुए आंसू को साफ करते हुए पांडे जी से कहते हैं, अपने इकलौते बेटे के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कभी कोई कमी नहीं होने दी। थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम होता तो उसकी माँ पूरी रात जागते हुए निकाल देती थी। अपनी इच्छाओं को मारकर उसकी सभी इच्छाओं को पूरा किया। ना जाने हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो उसने ऐसी हरकत हमारे साथ की। आनंद जी फिर बोले, बेटा मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, एक शिक्षित नागरिक हूँ, मैं भी ऐसे चुपचाप बैठने वाला नहीं। ऐसी संतानों को सबक सिखाना जरूरी है, वरना हमारे समाज का नैतिक पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। पांडे जी भी यही चाहते थे कि गौतम
और अवनी को उनके किए की सजा जरूर मिले। पांडे जी आनंद जी और जानकी जी से कहने लगे, चाचा जी, सजा देने के लिए मैं उन्हें कुछ भी सजा दे सकता हूँ, पकड़कर सीधा जेल में भी डाल सकता हूँ, परंतु वह दोनों आपके अपराधी हैं, इसलिए आप मुझे बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। पांडे जी की बातें सुनकर जानकी जी और आनंद जी दोनों बोलते हैं, बेटा, सबसे पहले हमें हमारा घर वापस चाहिए। जिस घर में उन्होंने हमें इस तरह निकाला है, बेसहारा छोड़ दिया, वे घर मेरा और मेरे पति का है। हम दोनों ने कड़ी मेहनत से बनाया है। इस घर पर उनका कोई अधिकार नहीं। बाकी तुम जो भी करना चाहो, पूरे तरीके से हमारी तरह से रजामंदी है। तुम अपने तरीके से उनको सबक सिखाओ। गौतम की सारी जानकारी जानकी जी से ले लेते हैं और उनको सबक सिखाने का अच्छा प्लान बना लेते हैं। पांडे जी के यहाँ जो मेड काम करती थी, पांडे जी ने उन्हें आनंद जी और जानकी जी का ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं और अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन में वे गौतम के विरुद्ध एक नोटिस तैयार कराते हैं और पोस्ट के जरिए घर भेज देते हैं। इसी बीच गौतम में आस पड़ोस के लोग उसके माता पिता के बारे में पूछते हैं कि वो आजकल दिखाई क्यों नहीं दे रहे, तो गौतम बहाने बनाता हुआ कहता है, वह लोग चारों धाम की यात्रा के लिए गए हुए हैं, इसीलिए नहीं दिख रहे हैं। रविवार का दिन था। गौतम अपनी पत्नी अवनी के साथ घर पर पार्टी कर रहा था। दोनों अपने दोस्तों के साथ लाउड म्यूजिक बजाकर नाच गा रहे थे। तरह तरह के अच्छे अच्छे व्यंजन टेबल पर सजाए हुए थे। दोनों बहुत खुश थे, परंतु नोटिस मिलते ही जैसे उनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया और नोटिस पढ़ते ही दोनों लोग बौखला जाते हैं। नोटिस में लिखा था, यह घर सरकारी प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, इसको खाली करने के लिए सरकार की तरफ से कुल 10 दिनों का समय दिया गया। गौतम नोटिस मिलते ही सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने लगा, वकीलों से जाकर मिलने लगा, परंतु कोई बात नहीं बनी, क्योंकि भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। और फिर पांडे जी ने भी तिगड़म ही कुछ ऐसा लगाया था। अब करे तो क्या करे। जब घर खाली करने में 3 दिन का समय बचा था, तो पांडे जी खुद चलकर गौतम के घर पहुंचे और एक बार फिर से 3 दिन के अंदर घर खाली करने को कहा। गौतम और अवनी ने तिगड़म लगाने की बहुत कोशिश की ताकि उन्हें अपना घर खाली ना करना पड़े। आखिरकार 3 दिन के भीतर गौतम और अवनी को अपना घर खाली करना ही पड़ा और किराए के मकान में जाकर रहना पड़ा। घर खाली हो जाने के बाद पांडे जी आनंद जी को सम्मान के साथ उनके घर छोड़कर चले जाते हैं। उधर अवनी और गौतम घर छोड़ देने पर काफी दुखी थे। किराए के मकान में आने पर अवनी गौतम के बीच झगड़े होने लगे। अवनी अपने पति से कहती है, मेरे बस का नहीं है इस सड़े हुए घर में रहना, आपको रहना है तो रहो, मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ दो। इतनी गर्मी में मैं एसी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अवनी पैर पटकते हुए कहती है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तो यहाँ बड़ी खुशी से रह रहा हूँ। कुछ दिन का सब्र कर लो, मैं देखता हूँ क्या होता है, बात करता हूँ कुछ अच्छे वकीलों से। भाई, हमें नोटिस सरकार की तरफ से मिला है, हमें सरकार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए हमें अच्छे वकील की जरूरत पड़ेगी। अमित अपनी पत्नी गौतम को समझाते हुए कहता है, मैं नहीं जानती, अच्छा वकील हायर करो या पैसे लगाओ, रिश्वत का पैसा कब काम आएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ। आपके पास 1 महीने का समय है। आपने अगर 1 महीने में कुछ नहीं किया तो मैं अपने मम्मी के घर चली जाऊंगी। अवनी ने आंखें दिखाते हुए अपने पति गौतम को धमकी दे डाली। गौतम उसकी बातों को सुनकर चुप रह गया। अभी गौतम चिंता से घिरा हुआ था और कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर ही रहा था। अचानक से एक और मुसीबत उसके सर पर आ पड़ी। गौतम अपने ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था कि बिजली विभाग के सीनियर ऑफिसर की तरफ से रिश्वत लेने की वजह से उसको और उसके 2 सहयोगियों को सस्पेंड लेटर मिला, जिसमें उसको पूरे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा था। संयोगवश बिजली विभाग के सीनियर ऑफिसर पांडे जी के करीबी रिश्तेदार थे और फिर गौतम को पहले भी 2-3 बार रिश्वत लेने की और जनता को परेशान करने की वार्निंग मिल चुकी थी।
अब सस्पेंशन लेटर मिलते ही गौतम की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। उसका सर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसको लगा जैसे वो बेहोश होते होते गिर पड़ेगा। किसी तरह से खुद को संभाला और डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर से सस्पेंशन लेटर रुकवाने की कोशिश की, पर यहाँ पर भी उसकी एक ना चली। बुझे मन से गौतम अपने घर आया और आते ही सीधा बेड पर गिर गया। क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अवनी ने गौतम की ऐसी हालत देखते हुए पूछा। गौतम को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वह रोने लगा। रोते रोते उसने अवनी को सारी बात बताई। लो, हो गया बट्टाधार, अब क्या करेंगे हम लोग? इसीलिए आपको बाबूजी हमेशा मना करते थे रिश्वत लेने से। अवनी मुंह बनाते हुए बोली। यह तुम बोल रही हो अवनी? तुम्हारे खर्च के कारण ही आज तक रिश्वत ले रहा था। तुम ही थी जो मुझे रिश्वत लेने के लिए उकसाती रहती थी। पड़ोस में जा जाकर जानकारी जमा करके आती थी। किसके घर में एसी है, किसके घर में 2-2 फ्रिज है, किसके घर में माइक्रोवेव है, कहाँ छापा मारना है और कहाँ नहीं। और अब तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो और आज तुम्हें बाबूजी याद आ रहे हैं। तुम ही थी जो माँ और बाबूजी को मारने के लिए आइडिया दे रही थी। अब बात कर रही हो। बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच झगड़ा काफी बढ़ जाता है। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगते हैं। पैसा बचाना तो उन्हें आता ही नहीं था, इसलिए अब धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने लगे थे। ऐसे में एक और नई मुसीबत आ टपकी। मकान मालिक ने मकान का किराया बढ़ाने की बात कर डाली। जब गौतम ने कहा वो इतना पैसा किराए का नहीं दे सकता, तो मकान मालिक ने साफ तौर पर कमरा खाली करने को कह दिया, क्योंकि इस मकान का लोग ज्यादा किराया देने को तैयार थे। अब तो गौतम और अवनी का अपना सामान लिए सीधा फुटपाथ पर आ गए थे, क्योंकि गौतम अपने पद का गलत इस्तेमाल करके मोहल्ले वालों और पड़ोसियों को भी परेशान करता था। उनसे भी रिश्वत लेने से नहीं चूकता था। आज पड़ोस में उसकी छवि अच्छी नहीं थी, इसीलिए कोई भी पड़ोसी उसकी मदद करने को कतई तैयार नहीं हुआ। सबने उससे किनारा कर लिया। गौतम और अवनी अपने सामान को लिए सड़क पर बैठे हुए थे और अपना फोन घुमा घुमा कर लोगों से मदद की गुहार कर रहे थे, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक तरफ भूख से दोनों की आंतें सूखी जा रही थी, दूसरी तरफ तेज चिल चलाती धूप उनकी जान ले रही थी। तो गौतम और अवनी फूट फूट कर रोने लगे और सोचने लगे, हम कैसे आसमान से सीधा जमीन पर आ टपके। गौतम रोते रोते अवनी से बोला, अवनी, आज हमारी इस हालत के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। हमने जैसे अपने बूढ़े माँ बाप को बीच मझधार में छोड़ा था, आज किस्मत ने वहीं लाकर हमें खड़ा कर दिया। अवनी भी रोते हुए बोली, ठीक कहते हो गौतम, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। फिर अपना माथा पीटते हुए कहते हैं, मत मारी गई थी मेरी, जो मैंने अपने भगवान समान सास ससुर पर इतना अत्याचार किया और इस उम्र में उन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया। परंतु मैं तो इनका इकलौता बेटा था, जिनको उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन मैं ऐसा अभागा निकला। बोलते बोलते गौतम जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज उसके गले में अटक जाती है। मेरे माँ बाबूजी ना जाने कहाँ होंगे, वो लोग जीवित भी होंगे या नहीं। इतने में अवनी कहने लगती है, आप सही कहते हो, हमने बहुत गलत किया। चलिए ना, हम माँ बाबूजी को ढूंढने चलते हैं। इतने में पांडे जी, जो दूर बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे, वो ये सारा नजारा दूर से ही देख रहे थे, उनके पास पहुंच जाते हैं। गौतम उन्हें देखते ही पहचान लेता है और बोलता है, सर, आप तो वही ऑफिसर हैं ना जो उस दिन हमारे घर आए थे? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। फिर पूछा, तुम लोग ऐसे सामान के साथ यहाँ रोड पर क्यों बैठे हो? घर तो तुमने काफी दिन पहले ही खाली कर दिया था। क्या तब से यूं ही भटक रहे हो इधर उधर भूतों की तरह? दोनों ने इस बात पर अपनी गर्दन नीचे झुका ली। फिर पांडे जी बोले, चलो उठो, मेरी जीप में बैठो। पांडे जी की बात सुनकर गौतम बोला, सर, हमारा सामान यहीं रहने दो, मैं गाड़ी में मंगवा लूंगा, तुम लोग मेरी जीप में चलकर बैठो। पांडे जी का धन्यवाद करते हुए दोनों जीप में जा बैठे।
और जीप उन्हें लेकर घर के आगे रुकती है तो दोनों एक साथ आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं, यह तो आप हमें हमारे घर ले आए। अंदर जाते हैं तो वहां माँ और बाबूजी को पाकर दोनों अचंभित रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खुशी और पीड़ा, शर्मिंदगी, दुख, सारे भाव उनके मन में एक साथ उमड़ रहे थे। दोनों रोते हुए माँ बाबूजी के पैरों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं। परंतु आनंद जी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते, जो जोरदार तमाचा गौतम के गाल पर जड़ देते हैं, जिस पर गौतम अपना दूसरा गाल भी उनके आगे करते हुए कहता है, बाबूजी, जो सुलूक आप लोगों के साथ हमने किया है उसके लिए जितना भी थप्पड़ आप हमें मारे उतना कम है। बाबूजी, मारिए, हम दोनों को खूब मारिए। हमने पाप ही ऐसा किया है जिसके लिए हम सजा के हकदार हैं। आनंद जी और जानकी जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर आनंद जी जानकी जी से कहते हैं कि बाबूजी ने, भगवान ने हमें हमारे कर्मों का फल दे दिया है। जो हमने आपके साथ किया वही भाग्य ने हमारे साथ किया। अब जाकर हमें समझ में आ गया है कि माँ बाप जीवन भर मेहनत करके तिनका तिनका जोड़कर घर खड़ा करते हैं। हम लोग तो इतने कम समय में ही त्राही त्राही हो गए। अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो हमें भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। पांडे जी ने आनंद जी और जानकी जी से कहा कि इन दोनों को माफ कर दीजिए, इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है। आनंद जी और जानकी जी ने उन्हें माफ कर दिया। क्षमा लेने के बाद अपने पापों का दंड भुगतने के लिए घर से निकलने के लिए दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, परंतु माँ बाबूजी की आवाज उन्हें रुकने पर मजबूर कर देती है। आनंद जी और जानकी जी दोनों को रोककर गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुमने जो किया भगवान ने उसकी सजा तुम्हें दे दी है। माफ करने वालों तो भगवान है। माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? बस थोड़ा सा प्यार और मान सम्मान। माँ बाप बच्चों के लिए उम्र भर मेहनत करते हैं और बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बनने की बजाय उन्हें इस तरह मझधार में छोड़ देते हैं। तो सोचो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। अपने माता पिता की बातों को सुनकर गौतम जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है और माँ बाप और बच्चों का मिलन देखकर पांडे जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह अपनी राह को निकल पड़ते हैं। अब गौतम और अवनी पूरी तरह से सुधर चुके थे। वह आनंद जी और जानकी जी का पूरे जतन से ख्याल रखते थे, उनकी सेवा करते थे, एक आदर्श बेटा और बहू बन चुके थे। फिर 2 माह के बाद और एक खुशी उनके घर में दस्तक देती है। अवनी की गोद जो सूनी थी अब तक भरी नहीं थी, माँ बाबूजी की दुआओं से भर गई थी। घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। सब लोग बहुत खुश थे। फिर 7 माह के बाद घर में एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने जन्म लिया, जिसकी किलकारियों से पूरा घर गूंज उठा। अब आनंद जी और जानकी जी अपने पोते को देख देख कर जीते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थकते। दोस्तों, बेटे बहू को सही रास्ते पर लाने के लिए पिता ने जो कदम उठाया वे सही था या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए।